हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हिमेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सबका साइंस साथी के एक नए वीडियो में। लास्ट टाइम हमने सोल्यूशन चैप्टर के कुछ पीवाईक्यूज और साथ में कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे जिससे आई होप आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ होगा और आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि सोल्यूशंस के अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरह से कर सकते हो। और आई होप आपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपनी एक फार्मूला शीट और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डाउनलोड भी किया होगा। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नया चैप्टर जिसमें हम पीवाईक्यूज और कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो है हमारा कंडक्टिविटी पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। The molar ionic conductivities of Al3 positive and SO4 2 negative are 189 Simons centimeter square per mole and 160 Simons centimeter square per mole respectively. The value of limiting molar conductivities of Al2SO4 whole thrice will be। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आप बात करें Al2SO4 होल थ्राइस, अगर हम इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन बनाएं तो इसमें क्या बनेगा आपका, इट विल गिव 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज अगर हमें गिवन है, द मोलर कंडक्टिविटीज Al की और SO4 की, तो हम इसकी निकालने के लिए बहुत ही इजीली मैथमेटिकली अलजेब्रिकली इनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन वी नीड टू रिमेंबर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 इंटू एल्यूमिनियम की जितनी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा एम जो इसका है, लैम्डा नॉट और लैम्डा नॉट एम सल्फेट आयन का, तो वही करेंगे 2 इंटू एल्यूमिनियम का कितना गिवन है, वी आर गिवन 189 प्लस 3 इंटू आपका सल्फेट आयन का कितना है 160। तो इसी का सॉल्यूशन अगर आप निकालोगे तो यू विल गेट द आंसर बी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इसमें कुछ नहीं करना आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज जो एक कोलार्श लॉ का आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वही ये बताता है कि जो आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसका एडिशन ही आपकी उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होती है। तो यही चीज आपको बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन रिमेंबर यहाँ पे गलती क्या होती है कि हम Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव की डायरेक्ट मोलर कंडक्टिविटीज को ऐड कर देंगे, जो हमें नहीं करना। हमें उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को जरूर याद रखना है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ही हम ये चीज को अप्लाई करते हैं। और ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। और याद एक और चीज आपको इसके साथ बता दूं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो लिमिटिंग वर्ड जो है दैट इज फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर लें अपने इलेक्ट्रोलाइट को ताकि उसमें आयंस के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस ना रहे, दैट स्टेट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स वाज यूज्ड इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो स्पेस में अगर जाना हो तो जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो कौन सा सेल यूज करते हैं टू गेन द पावर, और साइड बाय साइड उसकी उनके उस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से हेल्प हो जाए। तो उसमें ना ही मर्करी सेल यूज होता है, मर्करी सेल हो गया बटन सेल जो आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, आपके वॉचेस में, इनमें सब में रहता है। फिर हो गया ड्राई सेल, ये तो हमारा बहुत ही बेसिक सा जो हम घर पे यूज करते हैं अपने टॉर्च इन सब में, तो ये भी नहीं है। निकल कैडमियम भी सेल नहीं यूज होता, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है लेकिन नॉट यूज इन स्पेस प्रोग्राम्स। स्पेस प्रोग्राम में हमें वो चीज चाहिए विच हैज द हाईएस्ट एफिशिएंसी, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो। तो उस सब में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ऑलमोस्ट अबाउट 70% और ग्रेटर देन दैट आपकी एफिशिएंसी रहती है एक फ्यूल सेल की, जबकि इनमें से किसी की भी इतनी हाईएस्ट एफिशिएंसी नहीं। और दूसरा इसका प्लस पॉइंट क्या है, एक तो सबसे बड़ी चीज है पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन है विच इज वेरी क्लीन फ्यूल। और मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इसका बाय प्रोडक्ट इज वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट आता है वाटर इस फ्यूल सेल में, और ये वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। तो एस्ट्रोनॉट्स को कोई दिक्कत नहीं होती अगर वो फ्यूल सेल को यूज करते टू गेट द पावर टू ऑपरेट डिफरेंट डिवाइसेस एंड ऑल, एंड साइड बाय साइड दे गेट द वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, तो याद रखें फ्यूल सेल स्पेस प्रोग्राम्स में यूज होता है और अभी भी यूज होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। आपके हियरिंग एड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं डिवाइसेस जो कानों में लगाए जाते हैं, जिनको सुनाई कम देता है, या ओल्ड एज में जिनको सुनने की प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिससे वो सुन नहीं पाते क्लियरली, तो उसके लिए कौन से सेल लगाए जाएंगे। अब भैया ड्राई सेल तो इतना बड़ा ड्राई सेल होगा, यहाँ पे कान पे कौन लटका के घूमेगा, तो ये नहीं लगता। आपका निकल कैडमियम भी काफी बड़े सेल आते हैं और इनकी वोल्टेज कंसिस्टेंट नहीं रहती। और फ्यूल सेल तो डेफिनेटली नहीं, कहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सेल उठा के घूमेंगे। तो द बेस्ट इज मर्क्यूरी सेल, इसको बटन सेल भी बोलते हैं, बटन सेल। इसमें कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई रहता है, कांस्टेंट वोल्टेज। तो कांस्टेंट वोल्टेज होने के कारण ही इसकी एप्लीकेशन आपके छोटे छोटे डिवाइसेस, हेयरिंग एड्स, वॉचेस वगैरह में रहती है। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपका टाइम, जैसे आप वॉचेस में लगाओ तो टाइम मतलब 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद आपकी टाइम की सुई ही स्लो हो गई है, आपका टाइम ही एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तो वो चीज़ नहीं है। और साथ में हियरिंग एड्स में भी आपको कंसिस्टेंट चाहिए, क्योंकि इसी कांस्टेंट देता है। इसका रीजन है व्हाई दिस गिव्स कांस्टेंट, बिकॉज इसमें कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं होता, नो आयन इज प्रोड्यूस्ड। आपका इसमें आयन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसलिए ये बड़ा ही एक यू कैन से कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल हो जाता है आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, स्पेसिफिकली इस तरह के जहां पे आपको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, ड्रॉप नहीं चाहिए। डेफिनेटली ये भी वीक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीक होने तक, वीक मतलब जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए वहां आने तक ये पहले ही ड्रॉप हो जाए, ऐसा नहीं होता। The next question is dilution affects both conductivity as well as molar conductivity. Effect of dilution on both is as follows. अब इनमें से कौन सा इफेक्ट है? डाइल्यूशन के कारण कंडक्टिविटी भी और मोलर कंडक्टिविटी भी चेंज होती है, लेकिन हमें यह समझना है कि व्हाट इज कंडक्टिविटी एंड व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो हो गया आयंस का, पर यूनिट आयन कितने हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस हैं, आयंस कितने हैं, दैट इज कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी हुआ कि आयंस कितनी दूर हैं ताकि उनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, तो इट डिपेंड्स ऑन आयन मोबिलिटी, आयन मोबिलिटी। तो दोनों में डिफरेंस है। कंडक्टिविटी, अब आप फॉर एग्जांपल एक यूनिट वॉल्यूम में आपके 100 मॉलिक्यूल्स थे, आपने उस चीज को और डाइल्यूट कर दिया, अब उस यूनिट वॉल्यूम में आपके रह गए 80 या 50 लगा लो, 50 मॉलिक्यूल्स रह गए, तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गया। तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस जब आप क्या करते हो, डाइल्यूशन करते हो। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या है, आयन की मोबिलिटी कितनी है, क्या एक आयन दूसरे आयन को कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, कोई रुकावट कर रहा है, तो वो कब होगा, जब वो बहुत दूर होंगे एक दूसरे से। तो वो कब होगा, जब सबसे ज्यादा डाइल्यूशन की जाएगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं उसी तरह से। तो हम जब डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है हमारा। सो वेयरएज मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। So next question is during electrolysis of aqueous solution of NaCl। अब ध्यान दो, बार बार मैं यही बोलता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या पूछा है, aqueous solution, तो मतलब क्या होगा, NaCl तो है बट एज वेल एज वी हैव वाटर along with it। तो अब NaCl और वाटर दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस होगा,
तो अब दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो इन्होंने क्या पूछा है, इनमें से कौन सी चीज सही होगी, क्या हाइड्रोजन लिबरेट होगा कैथोड पे, क्या सोडियम फॉर्म होगा कैथोड पे, ऑक्सीजन लिबरेट होगा एनोड पे, या क्लोरीन लिबरेट होगा कैथोड पे। तो ध्यान दो NaCl क्या बनेगा, अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, whereas water will form H positive plus OH negative. So water का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपका सोडियम। Na का नेगेटिव है, वाटर का जीरो, या हाइड्रोजन का हम जीरो लेते हैं, तो इसलिए क्या होगा आपका H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव एक्चुअली, 2H पॉजिटिव, यहाँ पे तो मतलब आप इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे तो मैंने ऐसे 2 गलत से लगा दिया, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म व्हाट दे फॉर्म हाइड्रोजन। तो चांसेस आर वेरी 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 हाई कि आपका हाइड्रोजन आयन जो होगा वो रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस बना देगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इट हैज द मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड देन सोडियम। तो याद रखना जब भी आपके एल्कली मेटल्स आए तो उनका अगर एक्वस फॉर्म में रहें तो वो हमेशा आपके रिड्यूस नहीं होंगे, आपका रिड्यूस क्या होगा हाइड्रोजन एक्वस फॉर्म में, ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी तरफ क्या होगा आपका एनोड पे क्या होगा क्लोराइड आयन, दिस आयन, ये क्या करेगा, क्लोराइड आयन विल एक्चुअली लूज इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्लोराइड आयन लूज करके क्या बना देंगे Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका एनोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड, whereas on cathode what will happen, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ध्यान देंगे। और बाकी बचा क्या, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दे बोथ विल फॉर्म NaOH। सो विद टाइम क्या होगा आपका एक्वस NaOH NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपके सोल्यूशन का pH इंक्रीज होता है, pH इंक्रीज हो जाएगा विद टाइम बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NaOH। ठीक है, तो ये रहेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी बार क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। और अगर आपका मोल्टन NaCl हो, मोल्टन NaCl, तो उस केस में डिफरेंट हो जाएगा, उस केस में सोडियम आपका कैथोड पे और क्लोराइड आपका एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा। तो मोल्टन में क्या है, सिर्फ NaCl ही है, वाटर नहीं है। जब एक्वस की बात आएगी तो हम ये ध्यान देंगे कि जा तो जो भी दूसरा एलिमेंट, जो भी दूसरा कंपाउंड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस हाइड्रोजन से ज्यादा हो तो वो कैथोड पे होगा, अदरवाइज कैथोड पे H पॉजिटिव आपका रिड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। देयरफॉर द आंसर इज हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। सोडियम इज फॉर्म्ड एट कैथोड, नहीं। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड, बिल्कुल भी नहीं। क्लोरीन इज लिबरेटेड एट कैथोड, नहीं, एनोड पे हो रही है, तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए अब कुछ बात करते हैं कंसेप्चुअल। वैसे देखा गया कि कुछ ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उसमें असर्शन रीजंस आपको खास नहीं पूछी गई है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अभी जैसे बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आपको समझना भी है और कुछ हद तक याद भी करके रखो कि स्टेट कोलार्श लॉ, कोलार्श लॉ भी बोलते हैं, इट्स अ जर्मन फिजिसिस्ट तो इसलिए इसका नाम वैसा रहता है, स्टेट कोलार्श लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब देखो इंडिपेंडेंट की बात आ गई तो वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो मतलब आयंस की मोबिलिटी की बात आ रही है। Write an expression for the limiting molar conductivity of acetic acid according to the Kohlrausch law। अब एसिटिक एसिड की हम किस तरह से लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो बहुत इजी, अभी हमने पहले ही पढ़ा। देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और एनायन, नेगेटिव और पॉजिटिव कैटायन और एनायन, इनके इंडिपेंडेंट सम के बराबर होती है पूरे के पूरे आपके इलेक्ट्रोलाइट की
कंडक्टिविटी। तो एसिटिक एसिड को कैसे लिखोगे, ये अगर डिसोसिएट होगा तो व्हाट विल हैपन, एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन फॉर्मेशन होगा। इन की इंडिविजुअल जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इन आयंस की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसका सम ही होगा पूरे के पूरे एसिटिक आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना, कोलराश लॉ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, ऑलवेज रिमेंबर, आपके सिलेबस में किसी भी चैप्टर में जो लॉज है ना उसको जरूर ध्यान रखना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एज ए नॉट लाइक डेरिवेशन बट एज ए स्टेटमेंट, एज एन एग्जांपल कुछ भी आ सकता है आपको, तो लॉज जरूर पढ़ें। State Faraday's first law of electrolysis. How much charge in terms of Faraday is required for the reduction of 1 mole of Cu2 positive to Cu? तो हमें क्या करना है, Cu2 पॉजिटिव से Cu बनाना है, और 1 मोल मतलब 1 मोल के बराबर, तो उसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेटली 2 ही रहेगा, 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ही तो कॉपर बनेगा। अब इसकी बात करें, ये तो हमारा हो गया सेकंड पार्ट, पहले हम कर लें फर्स्ट पार्ट। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, कितना डिपॉजिट होगा कितना लिबरेट होगा एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कितना इलेक्ट्रोलाइट में से अमाउंट निकलेगा किसी भी एलिमेंट, किसी भी मेटल का या किसी भी सब्सटेंस का, और वो कितना डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे जाके, वो किसके डिपेंडेंट होगा, किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो W इज अमाउंट कितना, और Q इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज चार्ज इन कूलम्स, कूलम्स में होता है, ठीक है। तो ये आपका एक लॉ है, बेसिक, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी, कितना अमाउंट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। लेकिन अब बात इन्होंने की है नेक्स्ट वाले इसी पार्ट में पूछ लिया, कितना चार्ज इन टर्म्स ऑफ, ये भी ध्यान दो, चार्ज किस टर्म्स में बोला, कूलम में नहीं, फैराडे में। कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा जब हम 1 मोल कॉपर आयन को कॉपर में करेंगे, आई मीन क्यूप्रिक आयन को कॉपर में कन्वर्ट करेंगे, Cu2 पॉजिटिव इज क्यूप्रिक। तो Cu2 पॉजिटिव में जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर। अब जितने, याद रखना, बहुत ही इजी सा, यू कैन से ट्रिक बट नॉट ए ट्रिक, एक्चुअली यही होता है कि जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन या 2 नंबर लगा लो या 2 मोल लगा लो, उतने ही फैराडे। तो 2 इलेक्ट्रॉन मींस 2 फैराडे ऑफ चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे, 3 इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे, 4 इलेक्ट्रॉन 4 फैराडे। तो ये ध्यान रखना, जितना 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं उतना ही फैराडे अमाउंट में चार्ज होगा। और 1 फैराडे कितना होता है, 1 फैराडे इज 96500 कूलम, ये ध्यान रखना। तो सिंस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, तो चार्ज कितना, 2 फैराडे। क्लियर, बहुत इजी है, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कर दे, मैं उसका रिस्पांस नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब सेकंड लॉ पूछ लिया, देखो प्रीवियस ईयर में एक बार फर्स्ट लॉ भी पूछा है, दूसरा सेकंड लॉ भी पूछा है, कोलराश लॉ भी पूछा है, तो ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी लॉ आ सकता है, और अभी भी चांसेस हैं कि आएगा इस बार, आई एम श्योर कोई ना कोई एक लॉ जरूर पूछेंगे। How is the pH of aqueous NaCl solution affected when it is electrolyzed? कितना इजी है, अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया aqueous NaCl का pH किस तरह से चेंज होगा। तो अभी हमने देखा NaOH का, अगर आप NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो aqueous का, तो क्या होता है, हमारी pH इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ NaOH। तो स्टेटमेंट पहले एक बार लॉ की पढ़ लें, when the same quantity of electricity is passed through solutions of different electrolytes, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, उनको आपने किस में जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है, कनेक्टेड इन सीरीज। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, तीसरा, इनको आपस में सबको आपने सीरीज में कनेक्ट करके रखा है, हर एक में अपने इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको आपने सीरीज में कनेक्ट किया है एक दूसरे के साथ।
द masses ऑफ substances produced at the electrodes, अब इलेक्ट्रोड्स पे कितना मास डिपॉजिट होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस, वो इक्विवेलेंट मास उन पर्टिकुलर मेटल्स का जो भी डिपॉजिट हो रहे हैं उन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस का रहेगा। तो m1 बाई m2 इसको इस तरह से करते हैं, इज इक्वल टू E1 बाई E2। हमारा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, इसको सिंपल लिखो तो m इज, मैं ऐसे बता देता हूँ, हमारा मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस। उस पर्टिकुलर रिएक्शन को करते टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए कितने लॉस हुए, वो n डिवाइडेड, उसके ऊपर और न्यूमरेटर में क्या रहेगा आपका एटॉमिक मास। तो यही आपका रहता है सेकंड लॉ फैराडे का। तो इसको m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इस तरह से भी करते हैं। अब इसका वही सेकंड पार्ट में क्या है, pH ऑफ एक्वस NaCl का क्या होगा जब हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो हमने पहले ही देख लिया। NaCl क्या होगा आपका, कैथोड पे व्हाट विल हैपन, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा और एनोड पे क्या होगा, याद है तो लिखो फटाफट, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहा है, जबकि आपका बच क्या गया था, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, NaOH, तो जिससे आपका pH इंक्रीज होगा विद टाइम। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एनोड कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो एक चीज जरूर ध्यान रखना कि बहुत ही सिंपल रहता है बट थोड़ा सा इसको टिपिकल रहता है कि आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत पड़ती है। वैसे याद नहीं, अगर आप रेगुलर इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो कुछ नहीं है। जैसे ये एनोड में ये रहता है और कैथोड में आपका लेड ऑक्साइड का रहता है कैथोड। तो अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है आपका, H2SO4। तो अब इसका रिएक्शन करवाना है इनके साथ, तो वो बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल रहता है। बट फिर भी अगर आप याद कर सके तो जरूर जितनी भी बैटरी जितने भी सेल हैं उनको जरूर याद कर लें, आपको क्वेश्चन किसी ना किसी सेल पे जरूर आ सकता है। ठीक है, तो अभी जैसे कि लेड का आ रहा था एनोड कैथोड और ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगा। एनोड क्या होता है आपका, लेड का बनता है, जो आपका लेड स्टोरेज बैटरी है, हमारी घर पे इन्वर्टर्स में यही रहती है। तो लेड रहता है आपका एनोड और कैथोड क्या होता है, लेड ऑक्साइड, प्लम्बस ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें सल्फेट आयन जब इसके साथ रिएक्ट करता है H2SO4 का, तो इट फॉर्म्स लेड सल्फेट और 2 इलेक्ट्रॉन। वेरस लेड ऑक्साइड जब सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करता है और साथ में 4H पॉजिटिव इसी के प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलते हैं, तो इट फॉर्म्स लेड सल्फेट प्लस वाटर। तो ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों को जब ऐड करके बनाते हैं तो क्या बनता है, लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस H2SO4 गिव्स लेड सल्फेट प्लस वाटर। इसलिए जो हम वाटर डालते हैं ना उसमें, वो कहते हैं कि बैटरी का पानी खत्म हो गया, तो वो पानी डिस्टिल्ड नहीं होता, कहीं गलती से भी उसको कहीं आप पीने लग जाओ, या वैसे तो डिस्टिल वाटर को वी नेवर ड्रिंक, लेकिन वो पानी नहीं है, दैट इज एसिडिफाइड वाटर, उसमें एसिड है, H2SO4 रहता है आपका। तो ध्यान रखें, तभी आप कभी भी नोट करना, अगर आपके इन्वर्टर के आसपास का एरिया होगा, तो अगर इफ इट इज ए मार्बल सरफेस या कोई भी ऐसे पॉलिश सरफेस है तो वो रफ हो जाती है, उस पर निशान पड़ जाते हैं, दैट इज ड्यू टू द सल्फ्यूरिक एसिड, करोजन ड्यू टू सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब बात आती है आपकी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट पे। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन इज 0.1 मोलर, और आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0.45, और टेम्परेचर भी गिवन है। तो ध्यान रखना यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अब ये चीज हमें निकालनी है, कैलकुलेट पोटेंशियल। तो ई सेल वी नीड टू कैलकुलेट। अब ई सेल का फॉर्मूला क्या, हमें क्या क्या गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है इसकी, हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ 1 बाय
कंसंट्रेशन, ये रहता है आपका फॉर्मूला। अब ये चीज कहाँ से आई, 0.0591, इसको एक्चुअली ये फॉर्मूला में 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। तो 2.303 आर टी को हमने ले लिया, टी क्या है आपका 298 केल्विन, अगर गिवन होगा, जैसे यहाँ गिवन है। अगर नहीं होगा तो हम ये पूरा फॉर्मूला यूज करके उसमें केल्विन में टेम्परेचर निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंडिविजुअल से। जनरली वो इस तरह का देते नहीं, 298 पे ही देते हैं ताकि कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट ना हो जाए। तो ये फॉर्मूला तब बना जब हमने 2.303 आर टी बाई एफ की वैल्यू हमने स्टैंडर्ड लेके 0.0591 ली, ठीक है। और उसके बाद नीचे है एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या है यहाँ पे, अगर आप आयरन को Fe2 पॉजिटिव को कन्वर्ट करना है आयरन में तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Fe, ठीक है ना। तो n 2 हो गया। अब इसमें करो वैल्यू पुट, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कितना गिवन है, माइनस 0.45 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01, क्लियर, माइनस 0.4 बार क्यों 0 आ रहा है, 0.45 माइनस ये कितना हो गया 0.0295, इसको डिवाइड किया, लॉग ऑफ इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 टू द पावर 2, 1 अपॉन 100, 100 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूं। तो दिस विल बिकम माइनस 0.0, पता नहीं यार 0 कहां से आ रहा है, तो माइनस 0.0295 log 10 to the power 2 is 2 into 1, log 10 is 1, तो 2 रहेगा, मल्टीप्लाई 2 कर दो। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करोगे दैट विल कम आउट टू बी 0.509 वोल्ट्स। ये कितना सिंपल था, बस एक फॉर्मूला लगाना था और वो भी ये वाला बेसिक सा फॉर्मूला, और इससे आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने। अच्छा भाई साहब, एक और क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ, वही हो गया ई सेल निकालना है, ईएमएफ नेवर गेट कंफ्यूज्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सेम, द फॉलोइंग सेल एट 290। देखो बार बार सीबीएसई आपको कभी भी ऐसी कोई डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करता आपके लिए कि वो टेम्परेचर आपको कुछ डिफरेंट दे दे। चांसेस आर वेरी लेस और वेरी लो कि आपको कोई डिफरेंट टेम्परेचर आ जाए, क्या 373 या आपको बोल दिया जाए 310 केल्विन पे, इस तरह से आपको आएगा नहीं। आपको जनरली स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ही देते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब क्या दिया Mg2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या दी है 0.01। अब ध्यान देने की जरूरत है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड कन्वेंशन है आपकी, जो लेफ्ट साइड होती है वो होता है, आप इसको ध्यान रखना ABC, तो यहाँ पे ये होता है ब्रिज, A इज एनोड, सेंटर इज ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज जिसको कहते हैं, और दिस इज कैथोड। तो कैथोड आपके राइट साइड पे, दिस इज कैथोड, लेफ्ट साइड पे आपका एनोड है और बीच में है सॉल्ट ब्रिज, क्लियर। अब इसको आपका क्या दिया, स्टैंडर्ड ई नॉट सेल दिया आपको प्लस 2.71 वोल्ट्स। तो फॉर्मूला लगाएं इसका, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन इसमें अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन देखें तो एन इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो N2 हो गया। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना क्योंकि बार बार भूल जाओगे, मुझे पता है। आई ट्राई कि हर चीज़ क्लियर हो जाए, बट अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो डू कमेंट ऑन दिस वीडियो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँ। और अभी तक अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, थोड़ा सा भी मोटिवेशन आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, यू आर एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एज वेल एज द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज वेल एज सॉल्यूशंस, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है।
वार्निंग नहीं दे रहा हूँ यार, प्यार से बोल रहा हूँ, समझ जाओ। ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग C2 बाय C1। ये C2 बाय C1 इज कॉन्सेंट्रेशन 1 और कॉन्सेंट्रेशन 2। जनरली हम C2 इज ग्रेटर देन C1 लेते हैं, तो इसलिए C2 बाय C1 मेंशन करते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एनोड कॉन्सेंट्रेशन बाय कैथोड कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये पार्ट भी आप कर सकते हो, बट बेसिक्स है तो कर सकते हैं इसको। 2.71 माइनस 0.0591। देखो कैलकुलेशन पार्ट में कुछ हद तक छोड़ भी दूंगा ताकि आप मल्टीप्लाई वगैरह करो, मेरा काम है आपको समझाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। 2 इंटू लॉग ऑफ C2 बाय C1 क्या है, C2 है आपका एनोड की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01, ठीक है जी। ये क्या हो गया 2.71 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 को कर लें, कोई कितना था 0.295 समथिंग, यही था लास्ट टाइम हमने किया था। लॉग ऑफ ये हो जाएगा 10, ये क्या हो गया देखो ना 1/10 इंटू 100/1, तो कट के 10 रह गया, ठीक है। बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ ताकि कोई चीज स्किप ना हो जाए कि ये सर 10 एब्रप्टली कहाँ से आ गया। आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स का मैथ पार्ट वीक रहता है, मैं भी उन्हीं में से हूँ, तो डोंट वरी, ठीक है। तो मिलके करेंगे हम, मिलके CBSE बोर्ड तो क्या नीट जेई भी क्रैक करेंगे, डोंट वरी। अगर आपका भाई साथी कर सकता तो आप भी करोगे। 2.71 माइनस 0.295 लॉग 10 इज 1, बस अब इसको करो तो दैट इज 2.68 वोल्ट, प्लस में ही रहेगा, बड़ी टर्म का साइन प्लस है, बिल्कुल छोटा छोटा मैथ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ई सेल आपका ये आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जी नॉट है ना, और log Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन। सेम वही देख लो, बार बार CBSE आपको सेम टेम्परेचर पे दे रहा है, भाई साहब इतनी हेल्प कर रहा है, खुद की हेल्प कर लो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और पढ़ते चलो बस यहाँ से। अब ये रिएक्शन है आपका, ठीक है। रिएक्शन क्या है, निकल 2 सिल्वर आयंस के साथ रिएक्शन शो करके Ni2 पॉजिटिव खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। गिवन हमें क्या है, ई नॉट है 0.25 वोल्ट, ई नॉट सिल्वर का है हमारे पास प्लस 0.80 वोल्ट। बिल्कुल जी, बहुत ही सही बात बोली है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये दो चीजें दी, अब इनमें से फाइंड करेंगे विच वन इज कैथोड एंड विच वन इज एनोड। तो कैथोड क्या होता है, जो जितना बड़ा वैल्यू है वो कैथोड का है। अगर दो नेगेटिव भी हैं तो नेगेटिव में कम नेगेटिव कौन सा है, तो वो बड़ा होगा। तो अब ये क्या होगा कैथोड, और ये चीज क्या एक्ट करेगी एनोड, जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी उतनी ही टेंडेंसी रिड्यूस होने की, तो कैथोड पे रिडक्शन होती है, ठीक है। तो वही रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल की तरह बता दूं आपको कि अगर किसी की वैल्यू है -0.25 वोल्ट और एक है -0.77 वोल्ट, तो इनमें से ये कैथोड एक्ट करेगा, ये एनोड करेगा। जो छोटी वैल्यू होती है वो एनोड करती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब ई सेल निकाल सकते हैं हम, उन्होंने पूछा क्या है हमें ई सेल करना, तो हम निकाल ही सकते हैं। ई कैथोड या स्टैंडर्ड ई कैथोड, ई नॉट सेल निकलेगा, कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, ये रहेगा। तो क्या हो गया, ई कैथोड कितना 0.80 माइनस 0.25, ठीक है। अब इसको करो माइनस, कितना आएगा 5 और 7 में से दोगे 5, 0.55 वोल्ट, 25 करोगे 5 5 10 और हाँ ठीक है। ई नॉट सेल कितना हो गया आपका 0.55 वोल्ट, क्लियर। अब हमारी बात आती है डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने की।
ये आर कुछ नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा रिएक्शन है, डेल्टा जी नॉट फॉर रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी, तो ये होता है माइनस, क्या होता है इसका फॉर्मूला, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यही रहता है यस। माइनस एन कितना है आपका इसमें, अब अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन देखेंगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, निकल से निकल 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, और यहाँ पर 2 सिल्वर पॉजिटिव से 2 सिल्वर बन रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो n इज इक्वल टू 2, ध्यान देना n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इंटू 96500 इंटू आपका स्टैंडर्ड नॉट सेल 0.55, ये रहेगा आपका। तो अगर आप ये चीज को सॉल्व करते हो तो आपका कितना बनेगा 20265, ये आएगा। पहले मैं एक्चुअल बता दूंगा, इसको देख के तो यही माइनस में रहेगा, जूल्स पर मोल, ठीक है, ये रहेगा। अब ये जूल्स में है तो आप इसको किलो जूल्स में करोगे तो क्या होगा 202.65, 650 है तो 65 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये रहेगा आपका डेल्टा जी नॉट फॉर रिएक्शन। क्लियर, थोड़ा सांस ले लें। अब क्या पूछ रहा है, लॉग केसी, तो आपका क्या होता है पी सेल इज इक्वल टू 0. ये 2.3033 है 0.591 अपॉन एन लॉग केसी, ये भी फॉर्मूला है आपका एक। इसकी जगह अगर आपको पूरा टेम्परेचर साथ में दिया होगा 298 नहीं होगा तो क्या लिखोगे 2.303, क्या लगाओगे 2.303 RT/NF, ये फार्मूला आपका पूरा लगेगा इसकी जगह, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओ 0.0591 अपॉन एन, ई सेल को सॉरी मैंने क्या कर दिया, इसको वैल्यूज को रुक चाहिए। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग केसी को मैं एक साइड रख लेता हूँ क्योंकि उन्होंने पूछा क्या, लॉग केसी पूछा ना, हाँ लॉग केसी पूछा, हाँ बिल्कुल। तो लॉग केसी को यहाँ रखा इज इक्वल टू एन ई सेल अपॉन 0.0591, ठीक है भाई साहब, ये हो गया। अब क्या होगा, लॉग केसी निकालना बहुत इजी है, बस वैल्यू पुट करो। एन कितना है 2, ई सेल कितना है आपका, अभी निकाला हमने 0.55 अपॉन 0.0591, बस वैल्यू पुट करो एंड इट विल कम अप टू बी 35.59, ठीक है। तो इसमें मैंने एक छोटी सी मिस्टेक ये की है कि यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि आपके पास वैल्यू क्या है, ये स्किप हो गया। तो मेरा माइक तो ठीक हो गया वैसे, पर उसके साथ गलती भी पता लगी कि ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होने के बाद ये चीज़ वैल्यू क्या आएगी आपकी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कोई गलत चीज़ ना चल जाए, तो ये हो जाएगी आपकी 0.80 प्लस 25, तो ये होगा 1.05। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, इसको आप मिटा के लिख लो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, साइन का गलती हो गया आप ना ही करना, ये बिल्कुल सही है आगे। और इसमें भी आपने क्या लिखना 1.05, ठीक है, हाँ 1.05 अपॉन 0.591, बस ये गलती हो गया था। और वैसे बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, क्योंकि अगर मैं साइन को ध्यान नहीं रखता हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ, आप बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, बस ये माइक मेरा तब तक वीडियो तक चल पड़े क्योंकि आज थोड़ा मोटा है ना ये, इसलिए दिक्कत कर रहा है, फिटिंग नहीं हो रही। When a certain conductivity cell was fitted with 0.05 molar KCl solution, तो KCl solution की हमें मोलरिटी कितनी दी है, सॉरी 0.05 मोलर KCl solution, it has a resistance of 100 ohm। तो KCl solution की जो 0.05 मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसकी कितनी रेजिस्टेंस है 100 ओम।
when the same cell was fitted with 0.02 molar AgNO3, ठीक है। अब आपने उसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दिया, AgNO3 सॉल्यूशन, द रेजिस्टेंस वाज 90 ओम्स, ठीक है। हमारे पास R1 कितना है, लेट R1 जो है हमारे पास 0.05 मोलर KCl वाला है, तो वो कितना है R1 हमारे पास, R1 इज 100 ओम, और R2 कितना है हमारे पास, जो हमारा क्या है 0.02 मोलर AgNO3, तो ये किसके बराबर है आपका 90 ओम, ठीक है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। अब AgNO3 की निकालनी है हमें, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, इसकी निकालनी है। तो इसी की हमें क्या निकालनी है, कापा, मोलर कंडक्टिविटी होती है कापा, दिस इज KAPPA कापा, दैट इज कंडक्टिविटी। और वेयर एज आपकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, लैम्डा m, तो वो हमें निकालनी है, वो भी AgNO3 की निकालनी है, इसलिए इस साइड पे लिखा। अच्छा, अब हमें गिवन क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ इसकी, तो कापा आपको, ये कापा 2 लिख देता हूँ, कापा 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो कापा आपको KCl का कितना गिवन है, 1.35 इंटू 10 टू द पावर -2 पर ओम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहेगा आपके पास, ये क्या चीज है, ठीक है। चलिए ओके, तो ये हमें गिवन है, ये निकालना है हमें। अब क्या है, बहुत ही सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेल कांस्टेंट निकालते हैं, क्योंकि दोनों सेल जो हैं सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं इसमें से, G0 इज इक्वल टू कप्पा इंटू R1, बिल्कुल। तो सेल कांस्टेंट पहले हम, जिसको G स्टार भी कहते हैं, नॉट G0, G स्टार से ये रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेल कांस्टेंट लिखते हैं इसको, क्योंकि सेल तो कांस्टेंट ही रहेगा। सेल कांस्टेंट है क्या, लेंथ अपॉन एरिया इज सेल कांस्टेंट, R इक्वल टू रो L बाय A फॉर्मूले में आता है, तो वही L अपॉन A इज सेल कांस्टेंट, तो वो सेम रहेगा। वो किसके बराबर होता है, कापा इनटू R1, जो भी रेजिस्टेंस होती है। कापा कितना 1.35 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू R1 कितना 100, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेल कांस्टेंट की वैल्यू, G स्टार की वैल्यू, G स्टार। अब हमारे पास G स्टार आ गया, अब हम यहाँ से कप्पा निकाल सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस गिवन है, तो बहुत इजी है। G स्टार आ गया, तो G स्टार इज इक्वल टू कप्पा इंटू R। अब इसका कप्पा कितना है निकालना है, तो कप्पा इज इक्वल टू G स्टार बाय R। G स्टार कितना हो गया आपका, दिस 1.35 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 100 अपॉन आपका R कितना है 90। अब काटो इसको, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो द वैल्यू शुड कम आउट टू बी दिस 0.015 सीमेंस भी बोलते हैं, साइमंस भी बोलते हैं, साइमंस पर सेंटीमीटर। ये आपका आ गया कप्पा। अब आपका लैम्डा m कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है लैम्डा m, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, यहीं पे कर देता हूँ, यहीं से करते हैं। लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन c, ये फॉर्मूला है। अब कप्पा कितना है 0.015 इंटू 1000 अपॉन c कितना है आपका, c है कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसका AgNO3 का 0.02, ये रहा ना। तो बस अब इसमें जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 750 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर
मोल, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, सेल कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा सेल में, और हमें इतना पता है क्यों निकाला। द थिंग इज कि सेल कांस्टेंट निकालने से हमें कप्पा निकालने में इजी हो जाएगा। सेल कांस्टेंट हो जाएगा, आप AgNO3 जो मर्जी लो, अंदर जो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स है, लेंथ है, वो तो सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन। तो इसलिए सेल कांस्टेंट निकाला, लेकिन हमें पता है सेल कांस्टेंट इसके बराबर होता है कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। तो वो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, उसी वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया G⁻R करके, वो कप्पा निकल गया आपका AgNO3 का। और जब कप्पा निकला, कंडक्टिविटी निकल गई उसकी, तो कंडक्टिविटी के साथ आप मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं, K/1000/C। ये रखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, द कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर 2 × 10⁻³ मोलर मेथनोइक एसिड, ठीक है, इज 8 इंटू कंडक्टिविटी को क्या लिखते हैं, कप्पा इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁵ कंडक्टिविटी पर सेंटीमीटर, ठीक है। इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर मिथेनोइक। वैसे मिथेनोइक एसिड होता क्या है, ऑर्गेनिक, अभी आएगी आगे, बट आपको पता होना चाहिए मिथेनोइक एसिड क्या है, एक कार्बन का HCOOH, also known as फॉर्मिक एसिड। किसमें मिलता है, एंड्स में, चींटियों में रहता है, ठीक है, तो इसलिए। अच्छा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर मिथेनोइक एसिड इज कितनी है आपकी, 404 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ये कहां से आ गया, लैम्डा m निकालना है आपको, और साथ में क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। क्लियर। अब ये निकालना है लैम्डा m, तो ये तो हमें फॉर्मूला पता है, बिल्कुल बहुत सिंपल, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, C इज कॉन्सेंट्रेशन, कप्पा कितना गिवन है, 8 इंटू 10⁻⁵ अप इंटू 1000 अपॉन C कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻3। अभी -3 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा, ये 3 मिलके, 6 में से 5 गए, 1 रहा, ये कितना होगा 4, तो दिस विल बिकम 40। ये 0 क्या चल रहा है, 40 क्या रहेगी यूनिट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये रही आपकी मोलर कंडक्टिविटी, नॉट लिमिटिंग मोलर। लिमिटिंग मोलर होगा तो लैम्डा नॉट m लगा देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो ये हो गया लिमिटिंग। अब देखो ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा 1000, 1000 into 1000 10⁻⁶, 10⁻⁶ minus 10⁻⁵ क्या होगा, मतलब -5 और -6 में से करोगे तो 1 रहेगा, 10 रहेगा, ये यहाँ से 4 होगा, 4 into 10 is 40, जैसे दिखता है समझना, ठीक है। अब आपकी बात आती है अल्फा निकालने की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट m, ठीक है। लैम्डा नॉट m जो है हमें कितना गिवन है, ये लिखा, लैम्डा m हमने निकाल लिया 40/404, तो इसको डिवाइड करोगे तो इट विल केम आउट टू बी 0.099, ये आ गया आपका डिसोसिएशन। अगर इसकी कोई बोलते परसेंट डिसोसिएशन निकालो या परसेंटेज डिसोसिएशन, तो दैट विल बी, इसको मल्टीप्लाई बाय 100, 0.099 मल्टीप्लाई 100 को कितना हो गया, 9.9%। दिस इज परसेंट डिसोसिएशन, परसेंट डिसोसिएशन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, बड़े यहाँ पे, अच्छा हो गया। देखो इसी तरह के क्वेश्चन से कुछ ऐसे लास्ट, मतलब मैंने 5 से 6 ईयर्स के निकाले हैं, तो उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मिले, और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा भी पीछे जाने का कोई मतलब नहीं रहता। हाँ डेफिनेटली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो हमें उतना ही ज़्यादा आइडिया लगेगा, लेकिन 5 से 6 ईयर के पेपर में हमने वो चीज़ देख ली कि किस तरह से CBSE ट्रेंड चेंज करता हुआ किन किन चीज़ों पर फोकस करें। जैसे सोल्यूशन में वॉन का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है,
हिट टॉपिक है। और वैसे ही यहाँ पे आपका आपका ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, कोलराश लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और इसमें जो मैं कुछ न्यूमेरिकल होंगे वो आपके लिए छोड़ूंगा। और डिस्क्रिप्शन में आप जाके ये जरूर डाउनलोड करें, इसकी फार्मूला शीट मिलेगी आपको और साथ में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो तो है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको एक क्वेश्चन बैंक बनेगा आपका हर चैप्टर का, सो दैट कि लास्ट टाइम पे जो आपको रिवीजन करनी है उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं करूँ तो करूँ कौन से क्वेश्चन सॉल्व, वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, 100% गारंटी है कि आप बोर्ड में 95 प्लस लेके आओगे, मैं गारंटी लेता हूँ उस चीज़ की। ठीक है, चलिए और कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं शॉर्ट। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, कप्पा डिक्रीज हो रहा है विद डाइल्यूशन, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, while molar conductivity जो होता है increases, the increase in molar conductivity for strong electrolyte is mainly due to, किसके कारण हो रहा है, increase in number of ions per unit volume, नहीं, molar conductivity उस पर डिपेंड नहीं करता, limiting molar conductivity। फिर अभी क्योंकि B है तो मैं आगे बाकी वाले भी पढ़ लूँ, 100% ionization of the electrolyte on dilution, no, strong electrolyte बोला उन्होंने, तो डाइल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इनिशियली कर हो जाएगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होने से यहाँ को फर्क नहीं पड़ रहा, तो रहा क्या, इंक्रीज इन द आयनिक मोबिलिटी ड्यू टू द रिड्यूस्ड इंटर आयनिक अट्रैक्शंस, आपस में आयंस एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करके रेजिस्टेंस ना पैदा करें, उसी चीज को तो बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी, उसी पे तो डिपेंड करती है। जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, आयंस दूर रहते हैं तो उससे दे कैन मूव फ्रीली। ठीक है, तो इसलिए इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि इसमें आयनिक मोबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है आयंस की और उनमें आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द सेल रिएक्शन, फॉर द सेल रिएक्शन Fe3 positive plus 2I negative gives 2 Fe2 positive plus I2। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। The standard cell potential is this 0.24 volt at 298 Kelvin. The value for standard Gibbs free energy changes for the reaction is बहुत simple, अभी बता दो, डेल्टा G नॉट रिएक्शन निकालोगे खुद, माइनस NF E नॉट सेल। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, बस वैल्यू पुट करो, कितनी चाहिए आपको, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स कितने रिक्वायर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 2 आयोडीन नेगेटिव से आयोडीन बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे क्या 2 Fe3 पॉजिटिव 2 Fe2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन तो 2 हो गए टोटल, तो n इज इक्वल टू 2। बैलेंस्ड, हमें हमेशा n तब लेना जब एक बैलेंस्ड आपकी आयनिक या केमिकल इक्वेशन होगी, आप n ऐसे एक इंडिविजुअल स्पीशीज को देख के नहीं ले सकते, आपको बैलेंस करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो n कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या करोगे, -2 इंटू F कितना 96500 इंटू E नॉट सेल कितना गिवन है 0.24, बस इसको करो तो आंसर इसका इसके हिसाब से ये आएगा, तो आपका एक्चुअली आएगा 46320 जूल्स, उसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लो, तो दिस विल बी द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 1 मोल आपको क्या चाहिए, एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, Al2O3 में एल्यूमिनियम किस स्टेट में है, Al3 पॉजिटिव 3, वो बड़ा बेसिक से करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो O2 नेगेटिव, तो Al3 पॉजिटिव स्टेट में है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये क्या बन जाए 1 मोल एल्यूमिनियम, मतलब ये भी 1 है तो ये 1 मोल ही रहेगा, ये भी 1 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो कितने चाहिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो भी तो एल्यूमिनियम बनेगा ये पूरा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, मैंने कहा था 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 2 मोल 2 फैराडे, 3 मोल 3 फैराडे, तो वही है 3 फैराडे इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट पूछेंगे आपसे, असर्शन रीजन क्योंकि आया नहीं तो आई थॉट कि कुछ बना लेना चाहिए, और अगर ये ना भी आए तो स्टिल यू विल बी हैविंग ए गुड रीजनिंग पावर कि आप उसको बड़े अच्छे से रीजन करके आंसर कर पाओगे, तो वही असर्शन रीजन करते हैं
द सेल पोटेंशियल ऑफ मर्करी सेल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ। वो कांस्टेंट रहता है, डेड होगा तो एकदम हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज आपकी जब घड़ी बंद होती है तो घड़ी बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है कि वो ये वाली नहीं, पेंसिल सेल वाली डबल ए बैटरी या ट्रिपल ए बैटरी वाली नहीं, जो आपकी वो रहती है हाथ में डाली हुई घड़ी, तो वो बंद होती है तो बंद ही हो जाती है। तो द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इन द सोल्यूशन whose concentration can be changed during its lifetime। तो ये बिल्कुल सही रीजन है, क्योंकि आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी तो फिर इसका सेल पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा, इसमें आयंस का रोल ही नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हमें ये भी देखना है दोनों चीजें करेक्ट है कि नहीं, और अगर है तो क्या रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो वो बिल्कुल सही दे रहा है क्योंकि उसमें कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, फिर आता है कॉपर सल्फेट, बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है, बेसिक सी एग्जांपल है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल, नहीं होता जनरली। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हैज लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आप कॉपर सल्फेट में जिंक, मतलब जिंक में कॉपर सल्फेट डालोगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब कॉपर यहाँ पे था +2 में और कॉपर हो गया 0, और यहाँ जिंक था 0 और ये क्या बन गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड और कॉपर इज रिड्यूस्ड, और जिंक का क्या है, लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसका कम है, नेगेटिव में है, तो इसलिए वो सल्फेट को अपने साथ ले लेगा, कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को ले लेगा, डिस्प्लेस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड, भाई नहीं कर सकते, अगर आप कॉपर सल्फेट को जिंक में करोगे तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक तो रहा ही नहीं, वो तो सल्फेट फॉर्म सॉल्ट बन गया। तो इसलिए ए इज फॉल्स, कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज सही है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, उसका लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, कम वैल्यू है कॉपर से, तो इसलिए आर इज ट्रू। ठीक है, चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सजेस्ट ए मेथड टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको क्या बोलते हैं लैम्डा नॉट एम। ये कब होता है, बार बार बता रहा हूँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऑफ वाटर H2O which is weak electrolyte using कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ का यूज करके आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाटर की कैसे निकाल सकते हैं, वो भी क्या करना है आपको, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ वाटर विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वाटर तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम NaOH यूज करेंगे, HCl यूज करेंगे और NaCl यूज करेंगे। अब देखो कैसे, अगर आपको वाटर का निकालना है तो आप क्या करोगे, इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl की निकालो, NaOH की निकालो, तो HCl से क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है आपका Na क्या बन जाएगा इसमें, और साथ में आप इसमें, हाँ ये भी तो है ना, मैं कहाँ आधे में कर रहा हूँ, NaCl को इसमें से माइनस करो, क्यों, क्योंकि देखो Na कट जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, और Cl यहाँ से, क्योंकि नेगेटिव है ना, Cl और Cl यहाँ से कट जाएगा, इसकी मोलर कंडक्टिविटी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, बचा क्या H और OH, तो H और OH मिलके क्या बन जाएगा, वाटर। तो आपको HCl और NaOH की ऐड करनी है, यही कोलरॉश लॉ है, HCl और NaOH की ऐड करनी है और NaCl की माइनस करनी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इन्होंने ये पूछा क्या मेथड यूज करोगे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर फाइंड कर सको जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यूजिंग कोलरॉश लॉ। तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करो, यू विल बी एबल टू फाइंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। राइट द नेम ऑफ द सेल व्हिच इज जनरली यूज्ड इन इन्वर्टर्स एट आवर होम टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी और टू स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी। तो वो क्या है हमारा आ जाता है ये लेड स्टोरेज बैटरी। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के टाइम पे एनोड पे क्या होता है वो अभी हमने किया, ये कैथोड पे क्या होता है ये अभी हम पीछे कर चुके हैं, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। Why does voltage of Daniell cell drop to 0 after some time? कोई भी सेल, हम बोलते हैं सेल डेड हो गया, घर पे जाके बोलते ना मम्मी सेल डेड हो गया, नया सेल लेके आते हैं, वो सेल डेड नहीं होता भाई साहब, उसमें जीवन नहीं था, वो मरा नहीं है, वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ गया है। तो
तो इसलिए जब इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाता है तो ई सेल आपका जीरो हो जाता है। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। ये चीज़ 11 का कॉन्सेप्ट है, जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड। तो जितने स्टेप आगे उतने स्टेप पीछे, तो वो चल ही नहीं रहा। तो हम बोलते हैं डेड हो गया, वो डेड नहीं हुआ, उस टाइम पे वो एक्टिव है, वो चल रहा है लेकिन आगे पीछे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ चुका है, तो इसलिए ई नॉट सेल जीरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट। ये बिल्कुल सेम जैसे अभी हम पीछे कर चुके हैं, इसलिए करवाऊंगा नहीं इसको। कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ इज, ई सेल निकालना है आपको ऑफ द फॉलोइंग सेल 298 केल्विन, तो सीधे फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा यहाँ पे, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है दोनों की, तो C2/C1, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। C2 शुड बी ग्रेटर, और वैसे भी एन ओड वाली साइड है तो 0.1। बिल्कुल इजीली, बहुत इजीली आप ये निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ये थोड़ा आप पे छोड़ रहा हूँ, दिमाग लगाना, बहुत इजी क्वेश्चन है। NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर इज 5.5 × 10⁻³ ओम। ये इसकी क्या दी है आपको, रेजिस्टेंस गिवन दी है। कैलकुलेट क्या करना, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, एक चीज निकल के सारे निकाल लोगे। कैसे, डायमीटर गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है, रेडियस निकल गया तो आप क्या निकालोगे, एरिया निकाल सकते हो। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, निकाल लो एरिया, पाई आर स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर लो, एरिया निकल जाएगा। एरिया निकल गया तो उसके बाद क्या रह गया आपके पास, लेंथ गिवन है, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो की वैल्यू क्या है, रो निकालना है आपको, तो रो क्या करोगे आप यहाँ पे देखो, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, यही एल बाय एस एल कॉन्स्टेंट है, याद रखना। तो बस यहाँ पर रेजिस्टेंस डालो, एरिया भी निकाल लिया पाई आर स्क्वायर करके, और लेंथ दी है सेंटीमीटर में रखो, कोई इशू नहीं है, आपका आंसर सेंटीमीटर में भी चलेगा, वैल्यूज आती हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी यहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद बचा कप्पा, तो कप्पा भी आपको पता है, पहले निकाल चुके हैं। फिर मोलर कंडक्टिविटी, वो भी बड़ी इजीली निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सेल कांस्टेंट से भी आप कप्पा निकाल सकते हो। और दूसरा मोलर कंडक्टिविटी रहा तो वो लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन सी। करो इसको, बहुत इजी वे में हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं जहाँ पर आपको डायमीटर और लेंथ दे दी हो तो आप बस कंफ्यूज हो जाओगे कि हुआ क्या, और वही चीज़ मैंने पहले बता दी जहाँ पे G स्टार करके हमने सेल कांस्टेंट का पढ़ा था, तो ये वही है। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक वीडियो पसंद आई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जो भी कोई डाउट होगा कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनेगी, वो बिल्कुल आपके डाउट क्लियर होंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरह, और जनरली न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज़्यादा आता है उससे, तो इसलिए उसको करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, स्टे मोटिवेटेड।